हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको स्टोरी की तरह करने वाले हैं। क्लास 8 की हमारी हिस्ट्री चल रही है, 7 चैप्टर, और ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये 2 चैप्टर ही मर्ज किया गया है और नाम ही है महिलाएं जाति एवं सुधार। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ, कम से 10 से 15 क्वेश्चंस सिर्फ इस एक चैप्टर से, वो भी आधे पार्ट से लेकर आई हूँ। यहाँ से अगर ये पूरा चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछेगा आप कर पाओगे, क्योंकि हर साल रिकॉर्ड है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए ही हैं। ठीक है, पहले वाली क्लास आपको अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से अगर आपको लगता हो, और इस एक मेहनत के लिए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज का जो ये चैप्टर है इसमें हम महिलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे पहले महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय थी। उनको अधिकार नहीं था, उनको इवन वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनको बाहर जाने का है, चाहे पढ़ाई करना हो, नौकरी करना हो, उनकी पूरी जीवन ही एक तरीके से किचन तक ही थी। उनके साथ बहुत ही एक तरीके से बुरा व्यवहार किया जाता था। उनमें से एक है सती प्रथा। सदाचारी महिला के नाम पे महिलाओं को जबरदस्ती जो है उनके हस्बैंड की चिता पे ऐसे बैठा कर जला दिया जाएगा, कभी उनके मन से, कभी जबरदस्ती। ये इनके हाथों में आप देख सकते होंगे, ऐसे जो लकड़ियां रखी हाथ में पकड़े हैं, ये जानबूझकर लेकर रहते थे, क्योंकि मान लो कोई महिला जो है अगर वो भागने की कोशिश करे तो वो इससे जबरदस्ती उसको रोक कर रखते थे। ठीक है, इवन अगर मान लीजिए किसी महिला का बहुत कम उम्र में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको दोबारा शादी करने नहीं दिया जाता था। प्लस आपको पता ही है हमारे समाज में एक वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसने ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को जैसे कि ऊपर का मानते थे। बाकी की जो जातियां थी, खासतौर पर आपको पता है शूद्र, उनको वो अछूत मानते थे। तो ऐसी भी चीज़ें आई हैं सामने। फिर इसमें आपको पता ही है, फिर नई नई चीज़ें सामने आती हैं और एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था, अभी हम देखेंगे कि आखिर में इसमें चेंजेस क्या हुए। फिर उसके बाद आपको पता है सती प्रथा, जिसका जो कि हमारे ये रहे राजा राम मोहन राय जी, इनके ही बदौलत सती प्रथा पे पाबंदी लगाई गई। उसमें से फिर हमारे दूसरे आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जिनके वजह से विधवा विवाह संभव हो पाता है, बट समाज ने इनका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, ये सारे जो है हमारे समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं के लिए खास तौर पे बहुत सारी चीज़ें की हैं। फिर बाद में महिलाएं भी जो थोड़ी बहुत अपने, उनके पिता काफ़ी दयालु उदार होते थे, उनके हस्बैंड की वजह से कुछ महिलाएं पढ़ पाई, उन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें की, जिसमें से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मुमताज़ अली हैं, जिन्होंने कुरान शरीफ का हवाला देकर बोला कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए। उसके बाद से इन्होंने जो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन है, उन्होंने भी महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट किया। ये आपकी पंडिता रमाबाई हैं, संस्कृत की महान पंडित थी ये। इन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर ताराबाई सिंधे आती हैं, जो बताती हैं स्त्री पुरुष तुलना, उन्होंने किताब लिखी है कि किस तरीके से स्त्री और पुरुष में काफ़ी भेद किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ तक, तो आप लोग बने रहें। आपको मैंने एक बार पूरा ब्रीफ में स्टोरी तो समझा ही दिया है, बहुत मज़ा आएगा, आप बस लास्ट तक बने रहें। आपको समझ में आएगा कि पहले की जो स्थिति थी वो कितनी बुरी थी। खैर आज भी महिलाओं को बहुत अधिकार दिया जाता है, ये बात और है कि वो उसका मौका उन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि आज भी अगर आप देखो पढ़ाई लिखाई गरीब घर का स्पेशली देखा जाए तो वहाँ पर लड़कियों की जल्दी शादी पे फोकस किया जाता है। उनके शादी के जो दहेज के पैसे होते हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है बगैर कि उनको इंडिपेंडेंट बनाए। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आप एक बार इमेजिन करो कि आज से 200 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब आज ये स्थिति है, आज भी बहुत सारी महिलाएं बंधन में बंधी रहती हैं, उन्हें खुद से कुछ करने की आज़ादी नहीं। इवन आफ्टर मैरिज वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, बट स्पेशली होता है जहाँ पर आपको घर से बाहर जाने के लिए भी परमिशन लेना है, आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको नौकरी करनी है या नहीं करनी, इसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो 200 साल पहले क्या स्थिति होगी। जो मध्यम वर्गीय परिवारों की जो ज़्यादा लड़कियां हैं वो तो स्कूल जाती थी, क्या उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं, बट ये बताया जा रहा है कि 200 साल पहले की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आजकल मैं आज की बात कर रही हूँ कि आजकल मध्यम वर्गीय, गरीब घर की फिर भी लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, मध्यम वर्गीय की जो लड़कियां होती हैं वो स्कूल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। उस समय तो लड़कों के साथ पढ़ने का मतलब कि आप जो है एक सदाचारी महिला नहीं है। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में चली जाएंगी, नौकरियां करेंगी। इवन आज के समय में ना आपकी शादी होने के लिए भी कानून है, मतलब नाबालिग नहीं हो सकता है, बालिग होना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कानून के अनुसार आप किसी भी कास्ट में, किसी भी कम्युनिटी में शादी कर सकते हो। विधवाएं भी दोबारा से शादी कर सकती हैं, पुरुष महिला सभी वोट डाल सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकती हैं।
बट इन सब के बावजूद इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं आज भी। ये रियलिटी है। भले से बहुत सारे कानून बन चुके हैं, अधिकार बन चुके हैं, बट अधिकार है, बट इन सब का फायदा नहीं ले पाती हैं। गरीबों को तो शिक्षा बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने आपको बोला ना कि मध्यम वर्गीय परिवार का तो चलो ठीक है, वहाँ भी स्थिति ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। गरीब, क्योंकि मेनली अगर आप देखा जाए तो पढ़ने के लिए जो है लड़कों को बाहर भी भेज सकते हैं आज भी फैमिली, बट बहुत कम ही लड़कियाँ होती हैं जो बहुत सालों तक बाहर में रह के प्रिपरेशन कर रही हैं। वो भी उन पे दबाव डाला जाता है कि जल्दी से नौकरी ले लो, नहीं तो शादी करा देंगे। तो ये आज की स्थिति है। तो 200 साल पहले कितनी बर्बर स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। ठीक है, गरीब घर की बेचारी जो लड़कियां होती हैं उन्हें वो भी मौके नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारी लड़कियां तो इवन आज भी आप इच्छानुसार अपना हस्बैंड जो है वो भी नहीं चुन सकते हो। 200 साल पहले हालात काफ़ी भिन्न था। ज़्यादातर बच्चों की शादी, देखो आज क्या है कि आपका कानून के अकॉर्डिंग जो रूल्स बने हैं उतनी एज आपकी होनी चाहिए। पहले क्या होता था, आप 6, 7, 12, 13, 14 कितने भी उम्र के हैं शादी हो जाएगी। इवन आप सोचो हिंदू व जो मुसलमान थे, मैं हिंदू की भी बात कर रही हूँ, दोनों ही धर्म के जो पुरुष थे ना वो एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते थे। अब आप सोचिए उस वाइफ की क्या मेंटल स्थिति होती होगी, क्योंकि एक हस्बैंड जो है कई वाइफ रख सकता है, उसको समाज बहुत ही अच्छा ही समझते हैं, उनको कुछ बोलेंगे नहीं। बट अगर एक वाइफ मल्टीपल हस्बैंड रख ले तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से, ये एक तरीके का पैट्रियार्की ही है। तभी तो बोला जाता है कि जो भी चीज़ें होती हैं इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ही सब कुछ बनाया था, चाहे वो कोई नियम हो, कोई धर्म हो, कुछ भी, कोई कानून हो। उस समय पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों में ही एक से ज़्यादा आप वाइफ रख सकते हो। देश के कुछ भागों में विधवाओं से तो उम्मीद की जाती थी। सोचिए अगर किसी का, एक तो बेचारी कम उम्र की रहती है, अब इनके हस्बैंड कई बार बुढ़े भी होते थे जो बीमारी से जूझ रहे होते हैं, अब वो बुढ़े जो है उनकी डेथ हो गई। अब ये बेचारी लड़की बहुत कम उम्र की है, इसको बोलेंगे कि तुम जो है अपने हस्बैंड के साथ ही यहाँ पर सती हो जाओ। काफ़ी सती होने का मतलब तुम सदाचारी महिला हो, ठीक है। इसको ज़बरदस्ती इस पर जलाने के लिए बैठा देंगे। बेचारी अगर भागना भी चाहे तो यहाँ पर आप ढोल नगाड़े इतनी तेज़ तेज़ बजाएंगे कि इस लड़की की आवाज़ तक नहीं सुनाई देगी। और ये लाठी वगैरह लेके रहते थे, इससे पकड़ के इसको ज़बरदस्ती उसमें ढकेलते थे, इतनी तेज तेज। क्योंकि चाहे कोई भी हो, अगर किसी आग में जिंदा अगर इंसान जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो वहाँ से भागना चाहेगा, बट ये भागने भी नहीं देते थे। यहाँ पर देखिए काफ़ी अंग्रेजों ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। इवन अंग्रेज भी कई बार जो है शॉक्ड हो जाते थे कि इन भारतीयों की कैसे कैसे धर्म है। अभी आपको एक चीज़ और बताऊँगी, वहाँ पर तो ऐसा था कि एक झूला होगा, ठीक है, और झूले पर ऐसा धर्म था। सोचिए 2 आदमी रहेंगे, ठीक है, दोनों आदमी अपना पीछे जो बैक वाला हिस्सा है उसके मांस में कुछ ऐसे मतलब बांध लेंगे खुद को और इस पे लटके रहेंगे, उनको बहुत दर्द होगा फिर भी वो करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें देख के अंग्रेज भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते थे कि ये किस तरीके का धर्म है। इवन सती प्रथा को आपको पता ही है, उन्हीं ने कानून बनवा के बैन करवाया। हिंदू जो विधवा विवाह है उसको भी काफ़ी सपोर्ट किया था अंग्रेजों ने। इन सब मामलों में तो वो काफ़ी अच्छे थे। तो काफ़ी कम उम्र में शादी करना, ज़बरदस्ती आपको सती कहकर महिमा मंडित करते थे कि आप सदाचारी महिला हैं। कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर महिलाओं के अधिकार पहले तो बहुत ही सीमित थे। शिक्षा तो महिलाओं को मिल ही नहीं पाती थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगता था ना कि अगर, जो उस समय की मेंटालिटी थी कि अगर औरत पढ़ लिख लेगी तो वो उसका हस्बैंड मर जाएगा। बताओ कैसी चीज़ें थी, वो विधवा हो जाएगी जल्दी। ये सब कुछ तरीका था महिलाओं को घर में बांध कर रखने का, किचन तक ही उनकी दुनिया सीमित रखने का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, यहाँ से एग्जामिनर स्टेटमेंट बनाकर पूछता है कि उस समय के समाज क्या क्या सोचते थे महिलाओं के बारे में। समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुष के ही बीच में डिफरेंस नहीं था। ऐसा नहीं है कि केवल महिला है कोई पुरुष है तो ही आपके बीच में फ़र्क किया जाएगा। सबसे बड़ी जो आज भी है चीज़ें हमारे समाज में ख़त्म ही नहीं होगी वो है जाति, जातियों में बटा होना। जाति वैसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि बस एक किसी घर में पैदा हो जाने से आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गया, आपने कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं जो है गेन कर लिया, आपने कुछ बहुत बड़ा नहीं अचीव कर लिया है। बट ऐसा कुछ बनाया गया है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वो खुद को ऊंची जाति का मानते हैं। सिर्फ पैदा हो जाने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है, बट ये वर्ण व्यवस्था बनी हुई है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। इसके बाद जो है आते हैं व्यापार और महाजानी। ये जो है वैश्य होते थे, ठीक है, मतलब पहले आएंगे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और लास्ट में आते थे शूद्र, जो कि इन लोगों ने ही डिसाइड किया है। इन लोगों ने ही डिसाइड किया है कि शूद्र कौन होगा, ठीक है। और इन लोगों ने शूद्र को सबसे निचली पायदान में रखा है। मतलब आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है? सिर्फ किसी घर में पैदा हो जाने से कोई ऊंचा कोई नीचा तो नहीं हो सकता है। और
ये डिसाइड करते थे कि इनको जो है ना गांव को साफ सुथरा रखना है। बेसिकली ये जो है ये इनको जो ऊंची जाति के लोग थे वो इनको ना कहते दूषित काम करते थे, तो इसकी वजह से इनको कहते थे कि इनकी तो जाति ही भ्रष्ट है। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों को अछूत अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करना, आप मंदिर में नहीं जा सकते हो। अच्छा, जहाँ से ये स्वर्ण जातियाँ हैं वो जिस कुएं से पानी निकालेंगे, जहाँ पर नहाएंगी, वहाँ पर इनको परमिशन नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके की छूट भी नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य मानते थे ये लोग। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कानून नजरिए धीरे धीरे बदले हैं। बदला तो जरूर है, बट आज भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, आपने देखा ही होगा, जो कि नहीं होनी चाहिए। कि सिर्फ पैदा हो जाने से किसी घर में आप ऊंची जाति के नीची जाति के, पहली बात तो ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति ही गलत है। ठीक है, क्योंकि इससे एक इंसान जो है दूसरे को एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखता है। अगर आपने देखा होगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी इस तरीके की चीज़ों में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आखिर में ये चेंजेस होते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये डायरेक्ट लाइन पूछा हुआ है, आप एक बार क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दिया। इसका एक रीज़न था, आखिर में चीज़ें बदली कैसी, और यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्यों बदली, इसका रीज़न क्या है। तो वो था संचार के अलग अलग तरीके आ रहे थे। मतलब अब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही थी। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं ये छप रही थी, और ये चीज़ें ना केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ता था, बल्कि जो पांडुलिपि थी ना वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। बट ये किताब, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें ना लोगों तक पहुंच रही थी, आम लोग भी इसको पढ़ रहे थे। तो चेंजेस तो होना जरूरी है, होना तय है। इनमें से बहुत सारे लोग अपनी ही भाषा में लिख सकते थे, अपने विचार बता सकते थे, और सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच में चर्चा भी होती रहती थी। तो सबसे मेन रीज़न तो यही था, ये रहा, संचार के नए नए तरीके विकसित होना। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसी में से एक आते हैं हमारे राजा राम मोहन राय जी। इनसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इस भारतीय सुधारक थे और 1772 से 1833 इस तरह के एक सुधारक थे। इन्होंने कलकत्ता में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे हम बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट पूछा हुआ है। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और जो अन्यायपूर्ण तौर तरीका है इससे छुटकारा पाना जरूरी है। ठीक है, इनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। ठीक है, ये बहुत क्रिटिसाइज किए थे। अभी आप देखोगे आगे कि जो चीज़ें चल रही थी, महिलाओं के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था कि आप उनको किचन तक ही बस सीमित रखना चाहते हैं। ये देखिए, राम मोहन राय देश में पश्चिम शिक्षा का प्रसार करने, पश्चिमी शिक्षा आपको पता ही है क्योंकि एक तरीके का वो आधुनिकीकरण था और कहीं ना कहीं महिलाओं को सपोर्ट देता था। तो ये चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा हो, महिलाओं को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी। और इन्होंने लिखा भी है कि आप महिलाओं को ज़बरदस्ती घरेलू काम में बांध कर रखना चाहते हैं और उनकी दुनिया आप केवल घर और रसोई तक ही सीमित कर देना चाहते हैं। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इन्होंने लिखा था ये सेम चीज़। और इस वजह से ना कई बार महिलाओं के साथ गलत होता था, बट वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उन्हें समझ ही में नहीं आता था कि सच में उनके साथ गलत हो रहा है, उन्हें कुछ स्टेप लेना चाहिए। जी हाँ, कई बार हमें अपने खुद के अधिकार भी नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम बहुत सारी चीज़ें टॉर्चर सहते रहते हैं। तो इसलिए चाहते थे कि महिलाएं अगर खुद पढ़ेंगी लिखेंगी ना तो उनके लाइफ के बहुत सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। इवन विधवाओं की ज़िंदगी में इन्होंने कोशिश की थी बदलाव लाने की। ये काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में कितने सारे कष्ट देखने पड़ते हैं, और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। इतना आसान नहीं था, लोगों ने इनका काफ़ी विरोध किया। तो ये जो है काफ़ी टैलेंटेड थे, संस्कृत, पारसी और बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, और इन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि देखो भाई, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की कोई अनुमति नहीं है। अच्छा देखो, लोग जिस भाषा में समझ सके ना, आपको उसी भाषा में समझाना चाहिए। पहले इन्होंने बहुत प्रयास किया, कोई समझा नहीं। फिर इनको लगा कि जो लोग हैं वो तो प्राचीन ग्रंथ के ही सहारे चल रहे हैं, तो क्यों ना इसी का हवाला दिया जाए। फिर बाद में लोगों ने इसको माना भी। तो इन्होंने बोला कि तुम्हारे किसी ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा रीति रिवाजों को क्रिटिसाइज करने लगे थे।
ठीक है, चाहे कुछ भी हो, बट इन अंग्रेजों को भी लगता था कि भारतीय किस किस तरीके की चीज़ें करते हैं, खुद को कष्ट देना, महिलाओं को कष्ट देना ये सही नहीं है। और ये ना जो अंग्रेज थे, ये इनके विचारों को काफ़ी सही मानते थे, बिकॉज इनकी एक तरीके का उस समय था कि ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं। और बहुत मेहनत के बाद 1829 में सती प्रथा पर बैन कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा पे पाबंदी जो है कब लगी थी, 1829 में, और ये किसकी वजह से हो पाया था, तो इन्हीं के राजा राम मोहन राय की वजह से। ठीक है, अब आपको पता ही है कि इन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी ना कि हमको प्राचीन ग्रंथ का हवाला देना है, तो ये क्या करते थे ना, बहुत सारे विद्वान आते थे और कोई ना कोई प्राचीन ग्रंथ में से श्लोक वगैरह ढूंढ के लेकर आएंगे और कहेंगे देखो भाई तुम्हारे ग्रंथ में तो ये लिखा है, तो फिर लोग उसको मानते थे। तो कोई भी अगर मान लीजिए हानिकारक प्रथा को चैलेंज देना है तो अक्सर ये लोग प्राचीन ग्रंथों से श्लोक और वाक्य ढूंढेंगे, फिर कहेंगे कि देखो मेरी सोच का यहाँ पे समर्थन हो रहा है, और वो दलील देंगे कि ये जो तुम कर रहे हो ना ये खिलाफ है प्रारंभिक परंपरा के, और लोग भाई मान लेंगे, उनको क्या है, उनको तो बस ग्रंथ का हवाला दे दो। ठीक है, मैं इसी चीज़ की बात कर रही थी। ये देखो, कुंडों पर झूलने का त्यौहार, अंग्रेज इसको काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे कि किस तरीके का त्यौहार है, अपने आप को कष्ट देना। यहाँ पर देखो, ये ना पीछे जो चमड़ी होती है, खाल होती है, उसमें एक तरीके का कुंडा ऐसे छेद कर बांध लेंगे और उस पर लटकेंगे। ठीक है, ये देखो झूले पर लटक जाएंगे अपनी ही खाल में भेद कर। तो अंग्रेज इसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे। कुछ चीज़ें तो थी बहुत ही अजीब, जो कि लगेगा आपको सोच के ही कि ये क्या ही फालतू चीज़ें। अब आपने सती प्रथा देख लिया, अब हमारे आते हैं विधवा विवाह के पक्ष में, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, वो है हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ये तो सरस्वती जी हैं, ये रहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनको तो लोगों ने एक तरीके से बहिष्कार ही कर दिया, काफ़ी ज़्यादा इनको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ी थी। देखिए, सुधारक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा विवाह के पक्ष में इन्होंने भी प्राचीन ग्रंथ का हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने भी यह मान लिया। मैंने बोला ना कि अंग्रेज भी नहीं चाहती थी कि ये सारी चीजें हों। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून भी पारित कर दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित किया गया? 1856 में। लास्ट तक क्लास देखना, क्योंकि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आ गया? 1856। जो विधवाओं की विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि इनका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि नहीं भाई, एक महिला जो है वो उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती है, भले से एक पुरुष कर सकता है, 4-5 शादियां कर सकता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। और ये जो मैंने हाईलाइट किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम पंतलुनु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। डायरेक्ट पूछा है। उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विधवा विवाह का समर्थन किसने किसने किया है, तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज की स्थापना किया है इन्होंने। यहाँ पर देखिए 1875 में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कब किया है? 1875 में। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था हिंदू धर्म को सुधारने का। ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद विवाह करने वाली जो विधवा महिलाएं थी ना, उनकी संख्या बहुत कम थी। और अगर किसी महिला की दोबारा शादी हो जाती थी ना, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। ये समाज के जो कुछ ठेकेदार थे ना, इनको पता नहीं कौन सी ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त थी, जिन्हें लगता था कि भाई नहीं होनी चाहिए शादी। बहुत ही रूढ़िवादी सोच थी इनकी, और ये लोग काफ़ी विरोध किए थे इस तरीके के कानून का। ठीक है, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। देखो उस समय के लोगों की सोच क्या थी, उन्हें लगता था कि भाई अगर लड़की स्कूल जाएगी ना, तो हमारे घर का काम काज नहीं करेगी। ठीक है, इवन इनको लगता था कि अगर जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर जाएंगी तो उनको पब्लिक प्लेस से निकलना पड़ेगा, लड़कियां फिर बिगड़ जाएंगी, लड़के नहीं बिगड़ेंगे, लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता ये भी थी कि इनको नहीं जाना चाहिए, पब्लिक प्लेस में नहीं जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई महिला पढ़ भी लिख रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक अच्छे पिता और एक अच्छे हस्बैंड की वजह से घर पर। कुछ महिलाएं तो जो है अपने आप से भी पढ़ी, जब उनको किसी ने पढ़ने नहीं दिया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आखिर में लोग क्यों नहीं भेजना चाहते थे। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि देखो महिला की दशा सुधारने के लिए ना उनको पढ़ाना जरूरी है। इसी बात पे जो है कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे लोगों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। और इस तरीके के प्रारंभिक स्कूल खुले तो ऑब्वियस सी बात है ना, लोग जो थे वो तो डर ही जाएंगे। लोगों को लगा कि भाई स्कूल जाएंगी हमारे घर की लड़कियां
लड़कियों को ये लोग निकाल ले जाएंगे स्कूल वाले, और उनको घर का कामकाज नहीं करने देंगे। बताओ, इनको अपने घर की चिंता थी। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थल से जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगा कि इससे हमारी घर की लड़कियां बिगड़ जाएंगी, और ये नहीं चाहते थे कि ये लोग पब्लिक प्लेस से जाएं। 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर जो महिलाएं थीं वो अपने हस्बैंड या फिर अपने फादर के ही देखरेख में पढ़ पाई थी। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के भी खुद से पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे कि कुछ महिलाओं ने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से पढ़ाई लिखाई को भी इन लोगों ने कैसे जोड़ दिया है। ठीक है, कि बिगड़ जाएंगे। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया। अब ऐसा नहीं है कि ये हिंदू में ही सारी चीज़ें थी, मुस्लिम में भी था। आप देख सकते हो उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी, और उनको घर पर ही ये शिक्षाएं दी जाती थी। और उसी में से एक थी हमारी मुमताज़ अली। इन्होंने कुरान शरीफ का हवाला दिया कि देखो इसमें महिला को शिक्षा का अधिकार लिखा हुआ है, तो इनको मिलना चाहिए। ये थी मुमताज़ अली। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ, और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। तो बेसिकली सभी ने कोशिश किया है, सभी वही प्राचीन ग्रंथ का हवाला देते थे, चाहे कोई कुरान शरीफ का दे रहा है, चाहे कोई हिंदू धर्म का दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि पढ़ने लिखने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की गई होगी। 200 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, और आज भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब महिलाओं के बारे में एक महिला लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें की। भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन भी एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी, और इनसे क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे स्कूल खोले हैं, तो कलकत्ता और पटना में। ठीक है, अलीगढ़ में तो भोपाल की बेगम ने खोला था, बट रुकैया शेखावत ने खोला था कलकत्ता और पटना में स्कूल। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मुस्लिम लड़कियों के लिए खोला था। ठीक है, और ये ना रूढ़ी जो विचार स्टीरियोटाइप जो सोच थी ना, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे। इनका मानना था कि हर एक धर्म का जो धार्मिक नेता है ना, उसने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, कि मतलब एकदम लोएस्ट जगह रखा हुआ है। ये हमारी पंडिता रमाबाई, ये संस्कृत की जो है काफ़ी महान विदुषी थी। अभी हम इनको देखेंगे कि इन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना की है पुणे में। ठीक है, 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में जाने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ टीचर बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने सारे विचार रखे। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच का डिफरेंस को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है इन्होंने। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्त्री पुरुष तुलना किसके द्वारा लिखा गया है? ताराबाई शिंदे। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ सीटेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारे संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई। ये हैं, आप फोटोज देख सकते हो। इनका मानना था कि जो हिंदू धर्म है ना, वो महिलाओं को दमन करता है, महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की जो हिंदू महिलाएं थी ना, इनकी भी दुर्दशा पर एक किताब लिखा है कि ऊंची जाति की महिलाओं के साथ भी कितनी ज़्यादा बेसिकली बहुत गलत होता है। इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ पर ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को रखा जाता है, और उनको काम सिखाते थे ताकि वो अपना खुद का खर्चा पानी चला सकें। इसलिए इन्होंने खोला था पुणे में, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा दहेज, बहुत सारी चीज़ें होती थी, महिलाओं को मारते थे, जला भी देते थे। तो इस केस में इन्होंने एक तरीके का विधवा गृह का स्थापना की। जाहिर है इन सब बातों से रूढ़िवादी के जो लोग थे वो काफ़ी आग बबूला तो होंगे ही भाई, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़े लिखें। और ये इतनी बदलाव हो रहे थे, तो कुछ समाज के जो ठेकेदार थे उनको बड़ी दिक्कत हुई। बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि भाई हमारी महिलाएं, हिंदू की जो महिलाएं हैं, ये तो पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, हमारी संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी, हमारा पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएगा। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर काफ़ी चिंतित थे। ठीक है, तो आपने देखा कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी चाहती थी कि सुधार हो, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी पत्रिकाएं, स्कूल के प्रशिक्षण केंद्र, बहुत सारी चीज़ें की हैं महिलाओं ने। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। देखिए, एक समय ऐसा था, 200 साल पहले की बात कर रही हूँ, 20वीं सदी के समय महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ना ही कोई शिक्षा का अधिकार था, ना ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का।
इन्होंने काफ़ी प्रेशराइज किया, राजनीतिक दबाव भी बनाए कि भाई महिलाओं के लिए भी करो। ठीक है। कुछ महिलाएं 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा ली। तो फिर 20वीं सदी में क्या होता है, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने महिलाओं के लिए बेसिकली और अधिक स्वतंत्रता और इक्वालिटी का जो मांग था उसको सपोर्ट किया। ठीक है। इन्होंने भरोसा दिलाया कि ठीक है, जैसे ही हमें आज़ादी मिलेगी पुरुष और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। बट इन्होंने कहा अभी तक जब तक हमको स्वतंत्रता नहीं मिल रही है ना, महिलाओं को भी आना पड़ेगा। ठीक है। अंग्रेजी राज जो विरोधी संघर्ष में है उसमें आपको भी जोर लगाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर ये पूरा चैप्टर था, ये कल का चैप्टर है और ये चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी हमने हर एक चीज़ पढ़ ली कि किस तरीके से महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया जाता था। अब इसी बात पे एक लाइक तो कर दीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। और अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ये आपका 2021 का है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रिवीजन होगा बेसिकली इसी चैप्टर से ही आपको खुद समझ में आएगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उपनिवेशिक काल में महिलाओं, जाति और सुधार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है, आपसे ये पूछ रहा है कि क्या गलत है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि विद्यासागर जी ने विधवाओं को बेसिकली दोबारा शादी करने का एक तरीके का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज केवल हिंदू ग्रंथों पर आधारित है, गलत है। ये हिंदू, आपका ईसाई और भी है एक अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उस पर भी ये आधारित है। ठीक है। बस केवल हिंदू ग्रंथ पे नहीं था, ये एकदम गलत है। पंडिता रमाबाई जी, अभी मैंने आपको बताया कि संस्कृत के महान जो है विदुषी थी ये, और इन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। ससुराल में हो रहे अत्याचार जो झेल कर महिलाएं आती थीं, उनको वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाई जाती थी ताकि वो बेचारी अपना काम खर्चा पानी चला सकें। तो ये थी हमारी पंडिता रमाबाई जी, संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञानी थी। ठीक है। और इन्होंने पुणे में एक विधवा गृह का स्थापना किया। अभी हमने पढ़ा प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को बढ़ावा देने में मदद की। जी हाँ, जब भी लोग नहीं मानते थे तो उस समय के सुधारक लोग प्राचीन ग्रंथ का हवाला देते थे। तो इसमें आपका गलत क्या है, ये केवल हिंदू ग्रंथ पे नहीं था। ठीक है, इस वजह से ये गलत है। हिंदू पे भी था, ईसाई पे भी था। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका पूछा है 2021 में, ये भी सेम क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया है। महिलाएं और सुधार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को प्रचारित करने में सहायता की। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपको इसमें बताना है और यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहला तो एकदम सही है कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानून को प्रचारित करने में सहायता की है। मतलब कि जो प्राचीन ग्रंथ थे ना, उसके बेस पे नए कानून आराम से उसको फैलाया गया। बट यहाँ पर लिखा है, देखिए, सामाजिक जो प्रथाएं चल रही थी उसमें सुधार के लिए सुधारकों ने जो प्राचीन ग्रंथ था उसको नकार दिया। प्राचीन ग्रंथ का मतलब आपको पता ही है, जो उस समय की चीज़ें चल रही थी, कुछ ऐसे ग्रंथ थे जिसमें महिलाओं के बारे में बहुत गलत गलत चीज़ें लिखी होती थी। उसमें बताया जाता था कि महिलाएं घर तक ही सीमित हैं। तो बात एकदम सही है, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से नए कानून को प्रचारित करने में तो सहायता की थी, बट प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया था। ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ और जो लोग पहली बार पढ़ेंगे उन्हें लगेगा कि भाई नकारा कहाँ था, इसी का तो सपोर्ट लिया है। नहीं, यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानून को प्रचारित करने में सहायता की। जैसे कि इन्होंने विधवाओं को जलाने, जाति भेद, बाल विवाह, ऐसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में लोगों को समझाने के लिए प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया। उसके बाद से इनका मानना था कि यदि वे अपने विचारों के समर्थन में इनका सहारा लेंगे तो निश्चित रूप से लोगों के मन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इन्होंने काफ़ी अपने तर्क वगैरह दिए, इन्हीं सबसे, मतलब प्राचीन ग्रंथ से ना उदाहरण लेकर आते थे, उदाहरण, कुछ व्याख्या, कुछ श्लोक, वहां से। अभी हमने पढ़ा प्राचीन सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। जैसे कि पेरियार हिंदू धर्म ग्रंथ, विशेष रूप से मनु संहिता। ठीक है, मनु संहिता आपको पता ही है, इसको तो अम्बेडकर जी ने एक तरीके से जला भी दिया था। प्राचीन कानून निर्माता, भगवत गीता, रामायण के ये लोग काफ़ी आलोचक थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि इन ग्रंथों का इस्तेमाल तो निचली जातियों पर ब्राह्मणों के अधिकार और महिलाओं पर पुरुष के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया गया है।
तो इन लोगों ने प्राचीन ग्रंथ को नकारा जरूर है, ठीक है। बस ये लोग क्या करते थे कि कुछ उसमें से व्याकरण, कुछ उदाहरण, कुछ श्लोक, कुछ व्याख्या, ऐसी चीजें लेकर आते थे कि नए कानून को बनाया जा सके। इन्होंने कभी प्राचीन ग्रंथ को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उसमें ऐसी ही चीजें बनाई गई थी कि महिलाओं पर पुरुष का होगा और जो ऊंची जातियां हैं वो निचली जातियों को अपने कंट्रोल में रखेंगी, ठीक है। इस वजह से दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलती हो ही जाती है, ठीक है। चलिए, ये भी आपका 2022 में पूछा है, लेटेस्ट ही है। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है। सती नहीं होना है, क्यों इन्होंने कहा? क्योंकि इन्होंने सेम वही चीज़ कही ना कि देखिए, अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे, नहीं। प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं, प्राचीन ग्रंथ जो सती का समर्थन करते हैं उनको फेंक देना चाहिए। महिलाएं जो सती हुई हैं वो मृत्यु की कामना करती थी, नहीं। इन्होंने कहा कि जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है ना वो इसको सपोर्ट नहीं करता है, तो सती जो है वो नहीं होनी चाहिए, सती प्रथा को बैन करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं, इसी वजह से ये नहीं होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से 2022 का ही क्वेश्चन है ये। 1829 में, एक साल में इससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप देख सकते हो। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित बैन करवाने में किसका बेसिकली ज़्यादा योगदान था? अंग्रेजों ने तो सपोर्ट किया ही, राजा राम मोहन राय, अभी हमने पढ़ा इन्हीं का था, ठीक है। विधवा विवाह के बारे में तो आपको पता ही है, ये आगे आते हैं हमारे। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोला है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है, ठीक है। तो सती प्रथा जब भी आएगा 1829, तो राजा राम मोहन राय जी का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से आपका 2021 का ही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किसके लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया? विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, कि जो भी महिला है उसकी दोबारा विधवा हो चुकी है, उसकी दोबारा से शादी होनी चाहिए, तो इन्होंने भी प्राचीन ग्रंथ का हवाला दिया है, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड है, तो विधवा विवाह हो सके, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो कि सब लेटेस्ट वाले ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ये आपका 2015 का क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा के लिए बहस करने के लिए कुरान में छंदों की पुनर्व्याख्या निम्नलिखित में से किसने किया है? अभी हमने पढ़ा था, बताइएगा जरूर किसने किया है। महिलाओं की शिक्षा के लिए जो कुरान थे ना, कुरान शरीफ का हवाला दिया था, किसने दिया था? अभी हमने पढ़ा, मुमताज अली। इन्होंने जो है उसका दिखाया कि देखो, कुरान जो आयत है इसमें भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, तो मुमताज अली होंगी इनका आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे, बेगम रुकैया सिखावत हुसैन। इन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किया कोलकाता और पटना में, अभी मैंने आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। तो ये आपका 2021 का क्वेश्चन था कि इन्होंने कहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए बेगम रुकैया ने, तो वो था पटना और कलकत्ता में। आप समझ सकते हो कि आज हम कितने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे हुए हैं। चलिए, अब ये आपका 2022 का है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। अभी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बार बार बोला था कि अलीगढ़ में लड़कियों के लिए स्कूल खोला है भोपाल की बेगम ने। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नामक से एक किताब लिखी है, बताओ गलत। पंडिता रमाबाई ने नहीं लिखा है, ताराबाई शिंदे ने लिखा है। अभी तो हम पढ़ रहे थे ताराबाई शिंदे। इन्होंने इस किताब में दिखाया है कि किस तरीके से महिला और पुरुष में भेद किया जाता है। पंडिता रमाबाई तो पुणे में इन्होंने विधवा गृह की स्थापना की है, ठीक है। तो ये तो गलत ही हो गया, पहला सही है, ये गलत हो गया। बेगम रुकैया सिखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। जी हाँ, पटना और कलकत्ता में 2 जगह खोला है, तो ए एंड सी सही है। यहाँ पर अगर स्त्री क्या नाम बताया था मैंने आपको, ताराबाई शिंदे, हाँ ताराबाई शिंदे लिखा होता तो ये लाइन सही हो जाती, ठीक है। या फिर लिखा होता कि पंडिता रमाबाई जी ने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की है, तो भी सही हो जाता। उल्टा पुल्टा लिख दिया है, इसलिए बी गलत है, ए एंड सी सही है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें याद होंगी तो आपको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं सारा ऑप्शंस लेकर भी नहीं आई हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन फिर से 2022 का है और काफ़ी अच्छा ये भी पूछा था, यहाँ से पैटर्न बदला था थोड़ा। पंडिता रमाबाई 19वीं सदी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान थी। एक कक्षा में छात्रों द्वारा दिए गए 3 कथन निम्नलिखित हैं, तो आपको इनसे रिलेटेड 3 चीज़ें बतानी है कि क्या इनके बारे में सही है, ठीक है। वह विकल्प चुनो जो इनके जीवन और विचारों को दर्शाता है।
तो हमें पता चल चुका है कि ये संस्कृत के विद्वान थी, इन्होंने पुणे में विद्यागृह की स्थापना की है। ठीक है, हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने हिंदू धर्म को तो काफ़ी क्रिटिसाइज किया है कि हिंदू धर्म तो ऊंची जातियों की जो महिलाएं हैं उनके साथ कितनी दुर्दशा हो रही है, इन्होंने ये बोला है। पुणे में विधवागृह की स्थापना किया था इन्होंने, जी हाँ, जो ससुराल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके बाद से जो महिलाएं आती थीं उनको कुछ काम वगैरह भी यहाँ पर सिखाया जाता था। स्त्री पुरुष के सामाजिक भेदों की निंदा करते हुए स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी है, नहीं, ताराबाई शिंदे ने लिखा है, तो ये भी गलत है। तो अगर मैं पंडिता रमाबाई के जीवन की बात करूं तो दो चीज़ें सही हैं, एक तो ये संस्कृत की महान पंडित थी, प्लस इन्होंने पुणे में विधवागृह की स्थापना की है। इन्होंने बताया कि ऊंची जाति की महिलाओं के साथ भी काफ़ी बुरी तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म महिलाओं का कभी प्रोग्रेस करता ही नहीं था, ये एकदम गलत है। ओनली ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला भी हमारा सही होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 2022 का फिर से, निम्न कथनों पर विचार करो, सही विकल्प का चुनाव करना है। पंडिता रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां पर विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी, एकदम सही है। ठीक है, पंडिता रमाबाई संस्कृत की काफी विदुषी थी, ये तो हम सभी ने देख लिया। पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी है, निम्न नहीं ऊंची जाति की, ये बात गलत हो गई है, सी ऑप्शन गलत है। निम्न जाति की महिलाओं पे इन्होंने किताब नहीं लिखा है, और महिला पुरुष पे जो चीज़ें हो रही थी उस पर किताब लिखा है ताराबाई शिंदे ने, तो ओनली ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इन्होंने हिंदू धर्म को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि हिंदू धर्म में ना ऊंची जाति की महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अगर ऊंची जाति यहाँ पर लिखा होता तो हमारा सी भी सही हो जाता, बट ये निम्न जाति लिखा है तो गलत, ओनली ए एंड बी। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी जिसे नोट्स लेना होगा आप मैसेज करके ले सकते हो, क्योंकि मैंने नोट्स में हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में अच्छे से दिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो प्लीज़ आज तो लाइक कर दो, पता नहीं कौन सा वो दिन होगा जिस दिन हमारे 500 लाइक्स होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।